नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे बजट स्पेशल शो बजट और इंडस्ट्री में, जिसमें हम बात करते हैं किसी इंडस्ट्री की, स्पेशल इंडस्ट्रीज की बजट्स को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस इंडस्ट्री के सामने कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस अभी हैं। और आज जिस इंडस्ट्री की हम बात करेंगे वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वैसे तो कामकाज काफ़ी शानदार चल रहा है। 2024 उनके लिए बेहद ही शानदार साल रहा, जहां पर हमने देखा कि तकरीबन 31 दिसंबर 2024 तक तकरीबन 22 करोड़ 50 लाख फोलियोज ओपन हो चुके हैं, अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं म्यूचुअल फंड के। हर महीने एसआईपी के थ्रू ही, महज एसआईपी से ही 26,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिसंबर 2024 तक आ रही है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एयूएम लगभग 66 लाख करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसके पीछे का अहम रीज़न है म्यूचुअल फंड एक वेल्थ क्रिएशन का शानदार टूल है। हमने देखा है कि लंबे इन्वेस्टमेंट पे इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है, जिसकी वजह से आम निवेशक इस समय बहुत ही तेज़ी के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी भी अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड मार्केट से, तो अभी भी इंडिया का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है और स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही हाई टैक्स रेट जैसी कुछ चुनौतियां भी हैं। पिछले बजट में इंडेक्सेशन को हटा दिया गया था, जो उसको भी लेकर कुछ बातचीत हो रही है। डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि इस बार के बजट में उन्हें और अट्रैक्टिव बनाने के ऊपर भी कामकाज किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये हमें बताने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर मनीष जेलोका, फाउंडर एंड सीईओ फोटोनफिन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। धन्यवाद सत्यम, एंड थैंक यू वंस अगेन। फिर से आपने मौका दिया मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे आने का। थैंक सर, यू। प्लेजर इज ऑल आवर्स। और ये हमारे लिए बहुत ही एक अचीवमेंट की बात है। और एक ये भी है कि आप दर्शकों के लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को और हमें भी काफ़ी कुछ जानने को मौका मिलता है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने आए हैं वो काफ़ी अहम है, क्योंकि बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर। 1 तारीख को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और काफ़ी कुछ मीटिंग्स का दौर भी हो चुका है। तो सबसे पहले आपसे एक यही सवाल ही रहेगा सर, कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस बार के बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठी हुई है और इस बार क्या कुछ बड़ी घोषणाएं आप इस इंडस्ट्री को लेकर सुनने में आ सकती हैं। तो सत्यम जी, जैसा कि आपने कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम विदेशों से कंपेयर करें तो हमारी इंडस्ट्री अभी भी नेसेंट स्टेज में है। इसका मतलब है कि ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है यहाँ पे। और लेकिन उसके लिए अब अनुकूल वातावरण लोगों को मिलना चाहिए, और वो अनुकूल वातावरण क्रिएट होगा टैक्सेशन के बेनिफिट से भी। वो फैक्टर भी एक होता है जो कि लोगों को निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में प्रेरित करता है, और उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को। कुछ ऐसे चेंजेस लास्ट ईयर के बजट में किए गए थे जो कि इंडस्ट्री के अनुकूल नहीं थे, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे उनके अनुकूल नहीं थे। और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और पहली ये एक्सपेक्टेशन है कि उन सब बेनिफिट्स को जो कि लास्ट ईयर के बजट में ले लिए गए थे, वापस से उनको वापस ला दिया जाए या उनको रेस्टोर कर दिया जाए। जैसे कि इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट फॉर द इंडस्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हो, लास्ट ईयर इंडेक्सेशन बेनिफिट डेट म्यूचुअल फंड्स से चला गया था। वो अब लोग चाहते हैं कि उसको, इंडस्ट्री चाहती है कि उसको वापस ला दिया जाए। इसके अलावा रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स रेजीम, वो भी लोग चाहते हैं। रैशनलाइजेशन से मतलब है, ये युक्तिकरण से मतलब है कि जो कैपिटल गेन्स रेजीम है वो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग है, जो कि इंडस्ट्री के अनुकूल नहीं है। तो ये इंडस्ट्री चाहती है कि उनको उसके अनुकूल किया जाए। कैपिटल गेन्स जो डेट म्यूचुअल फंड के लिए है, वो 1 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो वो 12.5% टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, जो कि लिस्टेड बॉन्ड्स के ऊपर होता है। ये जो एग्जेम्पशन है या फिर ये टैक्स रेट है, ये डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नहीं मिलता है। और इंडस्ट्री चाहती है कि लिस्टेड बॉन्ड्स के जैसे ही
डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी अगर 1 साल से ज्यादा आप उसमें निवेश करते हैं और उसके जी बाद उस फंड को रिडीम करते हैं तो आपको 12.5% के हिसाब से ही टैक्स करना चाहिए। जी सर। सर एमफी ने भी काफ़ी कुछ मांगे की हैं, जैसे कि अभी आपने बताया इंडेक्सेशन को जो हटा दिया गया था उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। इंडेक्सेशन के बाद काफ़ी कुछ आलोचना भी हुई थी लास्ट ईयर के बजट के बाद कि सरकार ने ये इंडेक्सेशन हटा के गलत किया। जिन दर्शकों को नहीं पता, इंडेक्सेशन में आपका जो रिटर्न होता है उस पर इन्फ्लेशन को डिस्काउंट किया जाता है, जिसके बाद आपको एक्चुअल टैक्स देना पड़ता है। तो आपका रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न जो कैलकुलेट होता है वो इन्फ्लेशन हटा के कैलकुलेट किया जाता है, जिस पर आप टैक्स देते थे। हालांकि अभी उस व्यवस्था को हटा दिया गया है। इसको लेके काफ़ी कुछ मांगे हैं सर, इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन पहले जो फ्लैट रेट था 20% विद इंडेक्सेशन और अभी और फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन, ये पहले का रेट था। ये रूल चेंज करने से क्या वाकई में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इम्पैक्ट पड़ा है? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट ईयर के बजट की, उसमें वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि वो ब्रैकेट बहुत कम है जिसकी वजह से ये इंडेक्सेशन हटाया गया है। तो ये इंडेक्सेशन का रूल इतना बजिंग टॉपिक है, ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है, कितने इसके इन्वेस्टर्स हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और कितना ईवीएम इससे अफेक्ट कर रहा है सर? देखिए, इसमें दो पहलू हैं जो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। जी सर। उनके अ, अ, क्या कारण है कि जिससे गवर्नमेंट ने इस तरह के चेंजेस, शायद क्या सोच के उन्होंने किया है, और उसके विपक्ष में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्या मानना है। पहला, ये जो हमारे यहाँ डेट में इन्वेस्टमेंट्स होता है, ये कई जगह आप कर सकते हो। आप इनमें निवेश कई तरीके से कर सकते हो। एक तो हो गया बैंक फिक्स डिपॉजिट, दूसरा हो गया आप डायरेक्टली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा हो गया थ्रू म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन सब की टैक्स रेट्स जो है वो अलग अलग थी, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पहले एक एडवांटेज था टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर आपको नहीं मिलता था। और यही कारण था कि बैंक्स जो थे उनकी ये डिमांड थी कि उसको एट पार कर दिया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से वो फिक्स डिपॉजिट्स में लोगों का अट्रैक्शन कम होता जा रहा था और निवेश कम हो रहा था। जी तो इस कारण से उनकी ये डिमांड थी। तो उस डिमांड को नजर में रखते हुए ये किया गया। एक तरह से ये भी एक युक्तिकरण था जिसके तहत बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर टैक्सेशन को समान किया जाए। ये गवर्नमेंट की शायद योजना रही होगी ये जी चेंज करने के पीछे। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मानना ये है कि जैसा उनका टैगलाइन ही है कि म्यूचुअल फंड्स में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए आपको कुछ टैक्स की रियायतें देनी चाहिए। और इसीलिए उनका ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि इस बार उसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड, ये दोनों पक्ष का जो मानना है जी वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इससे किसको बेनिफिट होता था, पहले वाली रिजीम अच्छी थी कि दूसरी वाली रिजीम अच्छी थी। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कहा था बजट के बारे में कि ये जो आ, है ये बहुत कम विंडो है जिसको इफेक्ट करता है, और उनका ये मानना सही है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है जिनके टैक्स रेट 20 से 30% के कैटेगरी में आते हैं। ये दो कैटेगरी के टैक्स वालों को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है अंडर द न्यू स्कीम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर। जी अगर आपका टैक्स ब्रैकेट 20% पे करता है तो आपको एक्चुअली बेनिफिट मिलेगा, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। और शायद सरकार की यही योजना रही होगी, ये सोचकर कि जो छोटे निवेशकारी हैं जिनका टैक्स रेट कम है उन लोगों को बेनिफिट दिया जाए। तो ये उनका कहना सही था कि 20 से 30% के जो टैक्स ब्रैकेट में लोग आते हैं, या तो 20% या 30%, उन लोगों को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपकी टैक्स रेट 30 से ऊपर है तो फिर आपको इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर आपको 20 से कम का टैक्स रेट है, 10% का टैक्स रेट है, तो एक्चुअली आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। जी सर।
और ये बैंक्स की डिपॉजिट की प्रॉब्लम जैसा कि अभी आपने बताया वो थी, जिसकी वजह से ये इंडेक्सेशन को हटाया गया था, और इस बार के बजट में इसको लेके काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। सर, अभी हमने डेट म्यूचुअल फंड की बात की, एक और बात सामने आ रही है कि इनको इररेस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न मिल रहे हैं, यानी कि इस पे भी फ्लैट 12.5% का इंटरेस्ट टैक्स लगना चाहिए। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं एमपी के, कि क्या अगर इस बार के बजट में ये प्रावधान लागू किया जा सकता है कि डेट म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सरकार उन पे ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से कम टाइम पीरियड की होल्डिंग वाला रूल है उसको चेंज कर दे और इन्हें हमेशा के लिए ही लॉन्ग टर्म की तरह ही ट्रीट किया जाए गेन्स की तरह? तो उसमें दो चीजें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप डायरेक्टली एक डेट इंस्ट्रूमेंट में जैसा कि बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आपको अलग टैक्सेशन है। आपको उसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैटेगरीज उसमें एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपको सिर्फ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पे ही देखा जाएगा। अगर आप 1 साल से या 3 साल से ज़्यादा भी उसको होल्ड करते हो, तो भी वो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, जो हाईएस्ट ब्रैकेट जो आपको रेट एप्लीकेबल है, उस रेट पे वो टैक्स किया जाएगा जी इसीलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एमपी वगैरह का ये उम्मीद है, उन्होंने अपील की है कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो डिफरेंस है, इसको हटा दिया जाए और सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक तरह से ही देखा जाए। तो ये अगर आता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ रेस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन विच वाज टेकन अवे लास्ट ईयर, और उससे वापस से इंटरेस्ट डेट म्यूचुअल फंड्स में आना चाहिए। जी जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स का शेयर पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी बड़ा है। ऑलमोस्ट 65% ऑफ टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज एक्चुअली debt mutual funds and short-term funds related to money market funds, etc. वो जी सारा मिला 5% होता है। तो ये काफी बड़ा है और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद इंडस्ट्री करती है। जी सर। मनीष सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसलिए हमें ये इंटरव्यू बहुत ही शॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन बजट में अब हम देखने के कि क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और उसके बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे और आपका भी व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बड़े अपडेट्स आए बजट में। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। साथ ही मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हम आपसे फिर मिलेंगे बजट और इंडस्ट्री के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम एक और इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ और देखते रहिए बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट।